हेलो स्टूडेंट। तो देखिएगा बेटा, हम एनटीए आईआईटी जेई मेन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पेपर नंबर 11 के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके अंदर भी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सॉल्यूशन के बारे में। तो देखिएगा बेटा, आपको वीडियो लास्ट तक देखना है, क्योंकि मैं हर क्वेश्चन को उसके कॉन्सेप्ट के साथ एक्सप्लेन करूँगा और आपको ये भी बताऊँगा कि किसी क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका क्या है। और जिन बच्चों का कंप्लीट पढ़ा हुआ है उनको ये रिवाइज करने का एक बेस्ट मेथड है, क्योंकि एक क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है या क्या क्या पॉइंट हमें लर्न होने चाहिए, वो उन सभी के बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो देखिएगा, इस पेपर का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 1, द फॉर्मेशन ऑफ साइनोहाइड्रीन फ्रॉम एसीटोन इज विच टाइप ऑफ रिएक्शन। अर्थात हमारा क्वेश्चन है कि एसीटोन से साइनोहाइड्रीन का फॉर्मेशन जो है वो कौन सी रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो एसीटोन, तो ये होता है एसीटोन। इसका रिएक्शन करेंगे हम हाइड्रोजन साइनाइड के साथ, तो ये क्या है, कार्बोनिल कंपाउंड है। और हम जानते हैं कि कार्बोनिल कंपाउंड का जो मेन कैरेक्टर रिएक्शन होता है वो NAR होता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है। तो इट इज द पार्ट ऑफ NAR। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रॉन्ग, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रॉन्ग, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रॉन्ग। डी आंसर इसका राइट है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। कैसे होता है रिएक्शन, तो देखिएगा, कार्बोनिल कंपाउंड में यहाँ डबल बॉन्ड है, ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, इस पर पार्शियली नेगेटिव हो जाएगा, इस पर पार्शियली पॉजिटिव हो जाएगा। हाइड्रोजन साइनाइड में H+CN- होगा और ये एक वीक बेस है, और सॉरी वीक एसिड है, और ये वीक एसिड होने की वजह से यहाँ से न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन कम होती है, इसलिए ये आपके बेसिक मीडियम में होता है। तो जैसे इसको हम बेसिक मीडियम में करेंगे तुरंत CN न्यूक्लियोफाइल का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब फर्स्ट अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल, तो जैसे ही आपके पास यहाँ से न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा, आपके पास ये इंटरमीडिएट स्पीशीज बनेगी। इस पर अब आपका अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल। बताओ यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल कौन है, H+। यहाँ पर अटैक करेगा तो इसके वाया साइनोहाइड्रीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये बन गया साइनोहाइड्रीन। तो इसमें आपका फर्स्ट अटैक किसका होता है, न्यूक्लियोफाइल का, और सेकेंड अटैक किसका होता है, इलेक्ट्रोफाइल का। तो फर्स्ट अटैक न्यूक्लियोफाइल का होने की वजह से इसको न्यूक्लियोफिलिक बोलते हैं। और एडिशन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ से कोई भी ग्रुप रिमूव नहीं हो रहा, बल्कि बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। और ध्यान रखना, जब भी आपका डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होता है, अगर डबल बॉन्ड कभी भी सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा है तो इसका मतलब वो किस रिएक्शन का एग्जाम्पल है, एडिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो ये एडिशन है, फर्स्ट अटैक न्यूक्लियोफाइल का, इसलिए इसको हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन बोलते हैं। अब बात आती है कि यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन क्यों नहीं हुआ। तो अगर मैं इसमें इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन वाले कॉन्सेप्ट को यूज करूँ तो सबसे फर्स्ट अटैक करेंगे इलेक्ट्रोफाइल। तो मैंने फर्स्ट अटैक कराया इलेक्ट्रोफाइल का। अब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो वो ओपे करेगा, तो यहाँ से आपके पास जो इंटरमीडिएट स्पीशीज बनेगा, अर्थात यहाँ से आपके पास जो इंटरमीडिएट स्पीशीज बनेगा वो इंटरमीडिएट स्पीशीज ये होगा, अर्थात कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा। अब आप जरा देखिएगा, इस कार्बोकेटाइन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, अर्थात इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। अगर इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है तो ये क्या होगा, स्टेबल या अनस्टेबल, अनस्टेबल होगा। और कभी भी इंटरमीडिएट जो है वो अनस्टेबल नहीं होना चाहिए। अगर ये अनस्टेबल है तो इसके फर्दर आगे रिएक्शन नहीं होगा। इसका मतलब अगर इलेक्ट्रोफाइल फर्स्ट अटैक करता है तो बनने वाला इंटरमीडिएट अनस्टेबल होता है, इसलिए यहाँ पर आपके EAR रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। तो आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बेटा, डी। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, द कार्बन कार्बन बॉन्ड डिस्टेंस इन बेंजीन इज। आपको बताना है कि बेंजीन के अंदर जो कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड डिस्टेंस होती है वो क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है लॉन्गर देन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, लॉन्गर देन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, शॉर्टर देन सी डबल बॉन्ड सी, और शॉर्टर देन सी ट्रिपल बॉन्ड सी। तो आप देखिएगा बेंजीन क्या होता है। तो बेटा बेंजीन का स्ट्रक्चर ये होता है, ये बेंजीन है। और बेंजीन के अंदर आपका जो पाई बॉन्ड होते हैं वो कॉन्जुगेशन के अंदर होते हैं, अर्थात ये एक आपका कॉन्जुगेटेड सिस्टम है और एरोमेटिक भी है। कॉन्जुगेटिव के साथ साथ एरोमेटिक है, और एरोमेटिक और कॉन्जुगेटेड होने की वजह से इसमें रेजोनेंस होता है।
और इसका रेजोनेंस होने की वजह से इसमें 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगी। तो इसकी जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये हो जाएगी। तो यहाँ से इसमें ये सेकेंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गई। तो यहाँ पर देखिएगा इसमें कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है बेटा, 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। और 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के साथ साथ इसमें एक रेजोनेंस हाइब्रिड बनेगा। ये इसका रेजोनेंस हाइब्रिड है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर जो डबल बॉन्ड है उसकी पोजीशन फिक्स नहीं है, अर्थात यहाँ डबल बॉन्ड कंटिन्यू रोटेट है। और डबल बॉन्ड कंटिन्यू रोटेट होने की वजह से इसकी जो बॉन्ड लेंथ होगी वो क्या होगी। तो आप जरा देखो यहाँ पर कौन सा बॉन्ड था, डबल, यहाँ कौन सा था, सिंगल, अब यहाँ कौन सा बॉन्ड आ गया, डबल। इसका मतलब इसी के अंदर जो सारे बॉन्ड है वो क्या होते हैं, पार्शियली डबल बॉन्ड होते हैं इसके अंदर। और पार्शियली डबल बॉन्ड होने की वजह से इसकी जो बॉन्ड लेंथ होती है, इसकी जो बॉन्ड लेंथ होती है वो सिंगल बॉन्ड से तो छोटी होती है, और आपका जो डबल बॉन्ड है उस डबल बॉन्ड से क्या होती है बेटा, बड़ी होती है। अर्थात बेंजीन में पाई जाने वाली बॉन्ड लेंथ सिंगल बॉन्ड से तो छोटी और डबल बॉन्ड से बड़ी होती है। कहने का मतलब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ है 1.54 एंगस्ट्रॉम, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की है 1.34 एंगस्ट्रॉम। बट बेंजीन में, इन बेंजीन, अगर मैं बेंजीन में कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड लेंथ की बात करूं तो वो होती है 1.39 एंगस्ट्रॉम, जो कि सिंगल बॉन्ड से तो स्मॉलर है और डबल बॉन्ड से क्या है, लॉन्गर है। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, लॉन्गर देन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, रॉन्ग। सेकेंड है लॉन्गर देन अ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, राइट। तो बेटा इसका आंसर होगा बी। अर्थात बेंजीन की जो बॉन्ड लेंथ है, अर्थात बेंजीन में कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड लेंथ होती है वो सिंगल बॉन्ड से तो क्या होती है, स्मॉलर, और डबल बॉन्ड से क्या होती है, लॉन्गर। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट फॉर्मेड इन हेलोफॉर्म रिएक्शन। आपको बताना है इनमें से कौन सा कंपाउंड हेलोफॉर्म रिएक्शन से नहीं बनेगा। जिसमें फर्स्ट ऑप्शन है CHF3, CHCl3, CHBr3, CHI3। तो सबसे पहले तो हम डिस्कस करते हैं कि हेलोफॉर्म रिएक्शन क्या होता है। तो हेलोफॉर्म रिएक्शन कार्बोनिल कंपाउंड जिसमें अल्फा पोजीशन पर मिथाइल हो, या फिर अल्कोहल जिसमें आपके बीटा पोजीशन पर मिथाइल हो, ये होते हैं। इनका रिएक्शन हम करते हैं H2 प्लस इन प्रेजेंस ऑफ बेस, तब जाके हेलोफॉर्म रिएक्शन होता है। क्या होता है हेलोफॉर्म में, हेलोफॉर्म में जो आपका मिथाइल ग्रुप है, ये मिथाइल ग्रुप आपका CHX3 हेलोफॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और जो रिमेनिंग पार्ट है वो आपके सॉल्ट ऑफ एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। अर्थात यहाँ से ये तो हो जाएगा सॉल्ट ऑफ एसिड में और ये हो जाएगा हेलोफॉर्म में। अब आपको बताना है कि यहाँ पर X2 की वैल्यू, तो हमें पता है कि अगर हम X2 में रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात करें तो F2Cl2Br2I2 ये रिएक्टिविटी का ऑर्डर होता है। और आपको पता है कि जब हम F2 को यूज करते हैं तो F2 से जो भी रिएक्शन होती है वो हाईली एक्सप्लोजिव रिएक्शन होती है, अर्थात यहाँ से हाईली एक्जोथर्मिक रिएक्शन होगा। अब आप बताओ अगर हाईली एक्जोथर्मिक होगा और वो अनकंट्रोलेबल होगा तो इस रिएक्शन को हम क्या नहीं कर सकते, कंप्लीट नहीं कर सकते। और दूसरी बात यहाँ पर ये X2 जो है वो किसकी तरह बिहेव करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव भी करता है। और इसके अंदर F2 जो है वो हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने की वजह से भी हम इसको यूज नहीं करते। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, CHF3 बिल्कुल फर्स्ट इसका आंसर होगा। तो ध्यान दें क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा बी और क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा ए। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, कंपाउंड ए, कोई कंपाउंड है ए, मोलिकुलर फॉर्मूला C4H10O, ऑन ट्रीटमेंट विद लुकास रिएजेंट एट रूम टेम्परेचर गिव कंपाउंड बी, और कंपाउंड बी देता है। व्हेन कंपाउंड बी इज हीटेड विद अल्कोहलिक एवच, अगर कंपाउंड बी को हम अल्कोहलिक एवच के साथ हीट करेंगे तो इट गिव आइसोब्यूटीन। तो इससे किसका फॉर्मेशन होता है, आइसोब्यूटीन का। तो आपको बताना है कंपाउंड ए एंड बी आर रेस्पेक्टिवली। कंपाउंड ए और बी क्या है, तो देखिएगा उसने बोला है कि सर कोई कंपाउंड ए है जिसका मोलिकुलर फॉर्मूला C4H10O है, इसका रिएक्शन करना है लुकास रिएजेंट अर्थात कंसर्टेड HCl और एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड के साथ, यहाँ से बी बन रहा है, और सर रिएक्शन रूम टेम्परेचर पर हो रहा है। तो इससे ये क्लियर हो गया
कि यहाँ पर आपका जो भी एल्कोहल है, अर्थात हम जो एल्कोहल बनाएंगे वो एल्कोहल होगा 3 डिग्री, क्योंकि 1 डिग्री एल्कोहल के लिए टेम्परेचर चाहिए हाई टेम्परेचर, मतलब कुछ ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए। 2 डिग्री के लिए भी टेम्परेचर चाहिए, बट 3 डिग्री का जो रिएक्शन होता है वो ओनली रूम टेम्परेचर पर है। तो यहाँ से 3 डिग्री अल्कोहल होगा। और C4 जहाँ पर 4 कार्बन की चेन है, तो ब्यूटेन के अंदर 4 कार्बन की चेन का 3 डिग्री अल्कोहल ये होगा, अर्थात ए टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल होगा। अब जब इसका हम लुकास रिएजेंट के साथ रिएक्शन करेंगे तो ये NSR न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है तो इसके वाया यहाँ से इस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब आपके पास यहाँ से किसका फॉर्मेशन हो गया, प्रोडक्ट बी। ये आपका प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट बी है। और अगर प्रोडक्ट बी है, अगर इसका हम रिएक्शन करते हैं अल्कोहलिक केवच के साथ, तो बेटा ये क्या हो गया, एलिमिनेशन रिएक्शन हो गया। और जब यहाँ से एलिमिनेशन रिएक्शन होगा तो ये अल्फा पर है और ये बीटा पर है, अल्फा बीटा एलिमिनेशन होगा, जहाँ से हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिमूव हो जाएगा और CCC जहाँ से इसका फॉर्मेशन हो जाएगा। अब आप देखो इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है आइसोब्यूटीन। तो इसको क्या बोलते हैं हम, आइसोब्यूटीन बोलते हैं। और उसने बोला भी है कि जब हम बी को हीट करते हैं एल्कोहलिक केवच के साथ तो किसका फॉर्मेशन होता है, आइसोब्यूटीन का। तो बताओ ए कंपाउंड ये है, बी है, अब इनका यूपीएससी नेम क्या है। तो फर्स्ट कंपाउंड में हम सिलेक्शन ऑफ द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन लेंगे, तो ये सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो गई। इसमें नंबरिंग यहाँ से करेंगे, ये नंबरिंग हो गई। तो इसमें क्या है, 2 मिथाइल है और 2 ही पोजीशन पर ओ है, तो 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल। तो कंपाउंड ए का नाम तो हो गया 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल। और कंपाउंड बी की अगर बात करें तो कंपाउंड बी में भी यही चेन होगी और वही नंबरिंग होगी, तो इसका नाम भी वही हो जाएगा सेम, क्या, 2 क्लोरो 2 मिथाइल। तो इसका नाम भी क्या हो जाएगा बेटा, 2 क्लोरो 2 मिथाइल। और 3 कार्बन का चेन है, तो 3 कार्बन के चेन के लिए हम क्या यूज करेंगे, प्रोपेन। तो ये ए और बी है। अब आप देखिएगा इसमें कौन सा आंसर राइट है। तो देखिएगा फर्स्ट ऑप्शन में है 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल ए, राइट, और 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। तो बेटा इसका फर्स्ट आंसर राइट है। आपका सेकंड, थर्ड और डी रॉन्ग होगा। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिबिट्स टॉटोमेरिज्म। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कंपाउंड जो है वो टॉटोमेरिज्म शो करता है। फर्स्ट है CH32NH, CH3 साइनेटो, R3CNO2 और RCH2NO2। तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि सर टॉटोमेरिज्म के लिए सबसे असेंशियल कंडीशन यह है कि आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप जिस कार्बन पे लगा हुआ है उसके जस्ट नेक्स्ट कार्बन को हम अल्फा कार्बन बोलते हैं, और अल्फा कार्बन पर एट लीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन होना कंपलसरी है। तो ध्यान रखना, टॉटोमेरिज्म के लिए एटलीस्ट अल्फा हाइड्रोजन होना कंपलसरी है। अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा तो फिर वहाँ पर टॉटोमेरिज्म भी नहीं होगा। अब आप जरा देखिएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में RCH एंड डबल बॉन्ड NO। तो ये आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप है और इस इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप के रेस्पेक्ट में ये अल्फा कार्बन और इस अल्फा कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन है। तो यहाँ से टॉटोमेरिज्म होगा और टॉटोमेरिज्म के वाया ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, हाइड्रोजन यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो इसके वाया RCH डबल बॉन्ड NOH का फॉर्मेशन हो जाएगा, अर्थात यहाँ से ऑक्जाइम का फॉर्मेशन होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्वेश्चन नंबर 17 में आपका जो ऑप्शन नंबर डी है वो क्या करता है, टॉटोमेरिज्म शो करता है। तो आपके क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या हो जाएगा बेटा, डी, और यहाँ पे ये वो आ जाएगा। आपका सी ऑप्शन क्यों नहीं होगा, क्योंकि सी में कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पर भी कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, और आपको पता है NH तो आपके टॉटोमेरिज्म की कंडीशन ही नहीं है। अब आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर द कन्वर्जेशन ऑफ 1 मिथाइल साइक्लोपेंटीन टू ये वाला स्ट्रक्चर। कहने का मतलब है उसने बोला है कि 1 मिथाइल साइक्लोपेंटीन, ये मिथाइल है, और 1 मिथाइल साइक्लोपेंटीन और ये साइक्लोपेंटीन हो गई। इस पर हम कौन सा रिएजेंट यूज करें ताकि इससे जो हमारे पास प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है वो ये प्रोडक्ट बनना चाहिए। तो बताओ इसके लिए हम कौन सा रिएजेंट यूज करेंगे।
तो आप जरा देखो कि एल्कीन को चेंज किया गया है सिंगल बॉन्ड में, तो आपके डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में चेंज किया गया है और इसमें ऑप्शन दिए गए हैं BA-D3 BH3, अर्थात ये आपका हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन वाले पोर्शन में है। तो इसका रिएक्शन सबसे पहले हम करेंगे किसके साथ, BH3 इन प्रेजेंस ऑफ THF। और जब हम BH3 इन प्रेजेंस ऑफ THF करेंगे उसके बाद में यहाँ पर ऑक्सीडेशन करते हैं। तो अगर इसका ऑक्सीडेशन करते अर्थात हम H2O2OH माइनस के साथ रिएक्शन करते तो यहाँ पर अल्कोहल का फॉर्मेशन होता, और ये भी कौन से नियम के अकॉर्डिंग, एंटी मार्कोनीऑफ रूल के अकॉर्डिंग। बट यहाँ पर अल्कोहल का फॉर्मेशन नहीं हो रहा, एल्केन का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इसका मतलब हम इसकी जो फर्स्ट स्टेप है उसमें तो यही यूज करेंगे, बट इसके सेकंड स्टेप में हम ये वाला जो टर्म्स है वो यूज नहीं करेंगे। तो ये रिएक्शन क्या होगा, तो मैं इसको एक्सप्लेन करने के लिए देखिएगा। RCH डबल बॉन्ड CH2 ये मैंने लिया है, मैं इसका रिएक्शन करूंगा किसके साथ, बोरेन के साथ, BH3 के साथ। आपको पता है जब इसकी बोरेन के साथ रिएक्शन करेंगे तो ये सिन एडिशन का एग्जांपल है। इसके अंदर बोरेन में H और BH2 ये कॉम्प्लेक्स है, ये सिन एडिशन है, दोनों वन साइड ऐड होंगे। तो ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये अपना इसको इलेक्ट्रॉन देगा और ये H यहाँ होगा। क्यों, क्योंकि बोरोन जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। तो यहाँ से आपके पास एक कॉम्प्लेक्स बनेगा, तो आपके पास यहाँ से ये टेट्राहेड्रल साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होगा। तो आप देखिएगा ये टेट्राहेड्रल आपके कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। जब इसको हम यहाँ से ब्रेक करेंगे तो ये बन जाएगा RCHHCH2 होल 3, मतलब अभी तो मैं डायरेक्ट होल B लिख देता हूँ, ये बन गया। अब आप जरा देखिएगा इसमें बोरोन के पास में 3 हाइड्रोजन है, तो इसका मतलब ये रिएक्शन 3 टाइम रिपीट होगा। तो जब हम यहाँ से इस रिएक्शन को 3 टाइम रिपीट करेंगे तो यहाँ से आपके पास जो इंटरमीडिएट बनेगा वो इंटरमीडिएट ये होगा, ट्राई एल्किल बोरेन का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पर आपके पास BH2 रहेगा, ये BH2, और ये रिएक्शन 3 टाइम रिपीट होगा। तो आपके पास यहाँ से जो इंटरमीडिएट बनेगा वो बनेगा ट्राई एल्किल बोरेन, ये बन गया। अब आप देखिएगा अगर ट्राई एल्किल बोरेन बना है, अगर मैं इसका हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ ऑक्सीडेशन करूंगा तो अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। बट यहाँ पर अल्कोहल नहीं, किसका फॉर्मेशन हो रहा है, एल्केन का। तो इसका मतलब इसकी रिएक्शन हम यहाँ से करेंगे एसिड के साथ, अर्थात CH3COOH एसिड के साथ करेंगे। अगर एसिड के साथ करेंगे तो एसिड यहाँ से इसको क्या करेगा, H प्लस प्रोवाइड करेगा, अर्थात BH के वाया रिप्लेस हो जाएगा। अगर BH के वाया रिप्लेस हो जाएगा तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, RCHHCH2 और H, ये एल्केन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर एल्केन का फॉर्मेशन हो रहा है। अब आप देखिएगा हमें जो प्रोडक्ट दिया है उसके अंदर एक D गिवन है। क्या गिवन है बेटा, एक D गिवन है। तो इसका मतलब ये तो कन्फर्म है कि हमें बोरेन या एसिटिक एसिड दोनों में से किसी एक के अंदर D लेना होगा। अब आप देखो, आप देखिएगा कि जब हमने यहाँ पर ये रिएक्शन किया है तो ये आपका कार्बन मोर क्राउडेड है, और मोर क्राउडेड पर जो हाइड्रोजन आ रहा है वो किससे आ रहा है, बोरेन से। और आप देखिएगा यहाँ पर जो D आ रहा है वो मोर क्राउडेड पे नहीं, लेस क्राउडेड पर है। अगर वो लेस क्राउडेड पर है तो इसका मतलब मैं यहाँ पर CH3COOH की जगह CH3COOD यूज करूंगा। इससे यहाँ पर मुझे D प्लस होगा और ये D प्लस इस बोरोन को रिप्लेस करके यहाँ पर D आ जाएगा। तो इसका मतलब आपके पास बताइएगा कौन सा ऑप्शन इसका राइट है। तो इसको प्रोसेस को करने के लिए हमें पहले तो BH3 लेंगे और BH3 के साथ में हम CH3COOD को यूज करेंगे। तो बताइएगा कौन सा आंसर राइट है। फर्स्ट में BD3 THF फॉलोड बाई CH3COOH रॉन्ग। सेकेंड है BH3 THF फॉलोड बाई CH3COD, इसका B आंसर राइट है। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखेगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, ए कार्बोनिल कंपाउंड ऑफ फॉर्मूला C9H10O विच इज ए बेंजीन डेरिवेटिव give orange precipitate with 2,4-DNP and also give yellow PPT with I2 in presence of aqueous NaOH, the total number of isomers possible for A। तो बेटा ये आपके इंटीजर का क्वेश्चन है, अर्थात यहाँ पर आपको इसके ऑप्शन नहीं मिलेंगे, आपको खुद को इसका आंसर गिवन करना है और आंसर भी पॉइंट के बाद में 2 डिजिट तक।
तो देखिएगा उसने बोला ए कार्बोनिल कंपाउंड है, तो ए कोई कार्बोनिल कंपाउंड है ए, जिसका मोलिकुलर फॉर्मूला C9H10O है, और विच इज ए बेंजीन डेरिवेट, और उसने ये क्लियर कर दिया है कि ये बेंजीन डेरिवेट है, अर्थात इसके अंदर बेंजीन होगी। अब आप देखो अगर बेंजीन होगी तो 6 कार्बन तो इसमें हो गए, कितने कार्बन बच के आपके पास, 3 कार्बन रिमेन है। बेंजीन डेरिवेट गिव ऑरेंज पीपीटी विद 2,4-DNP। अगर इसका रिएक्शन हम 2,4-DNP, 2,4-DNP का मतलब हो गया 2,4-डाई नाइट्रो, 2,4-डाई नाइट्रोफेनिल हाइड्रोजीन, 2,4-डाई नाइट्रोफेनिल हाइड्रोजीन के साथ रिएक्शन करेंगे, तो ये आपका हो जाएगा 2,4-DNP। अगर इसका रिएक्शन हम 2,4-DNP के साथ करेंगे तो यहाँ से क्या करेगा, वो येलो पीपीटी का ऑरेंज पीपीटी का फॉर्मेशन करेगा। अगर ऑरेंज पीपीटी का फॉर्मेशन करेगा तो इससे ये क्लियर हो गया कि ये कौन देता है, कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड का ये रिएक्शन है। अगर कार्बोनिल कंपाउंड का ये रिएक्शन है तो यहाँ पर जो भी आपका होगा वो या तो होगा एल्डिहाइड या फिर होगा कीटोन, अर्थात वो एल्डिहाइड और कीटोन में से कोई एक होगा। अब कह रहा है एंड गिव आल्सो पीपीटी विद I2 इन प्रेजेंस ऑफ, और अगर इसका रिएक्शन हम I2 और एक्वस NaOH के साथ करते हैं तो वो हमें यहाँ पर येलो पीपीटी भी गिवन करता है। येलो पीपीटी से मतलब है ये कौन सा रिएक्शन है, तो ये आपके बेटा आइडोफॉर्म रिएक्शन है, और आइडोफॉर्म टेस्ट या आइडोफॉर्म रिएक्शन है, तो इसके लिए ये कंपलसरी है कि यहाँ पर आपके पास जो भी कार्बोनिल होगा उसमें C+CH3 ये फॉर्म होना कंपलसरी है। अगर ये फॉर्म नहीं होगी तो इसका मतलब, अगर ये फॉर्म नहीं होगी तो उसके अंदर क्या होगा, हेलो फॉर्म रिएक्शन भी पॉसिबल नहीं होगी। तो आपको बताना है दैट टोटल नंबर ऑफ आइसोमर पॉसिबल फॉर ए, तो इस ए के लिए कितने आइसोमर्स पॉसिबल हैं। तो देखिएगा इसको मैं एक्सप्लेन कर दूं, तो मैंने सबसे फर्स्ट आइसोमर्स के लिए बेंजीन रिंग बनाया है, और बेंजीन रिंग पे मैं सबसे पहले कीटोन लेता हूँ C+O, और मैंने यहाँ पर लगा दिया CH3। अब आप जरा देखो 1, 2 और 6, 6, 7, 8 कार्बन हो गए, एक कार्बन बच गया मिथाइल का, तो मैं इस मिथाइल वाले कार्बन को यहाँ रख दूंगा, तो इसका 1 आइसोमर तो ये हो गया। अब बताओ इसका सेकेंड आइसोमर कौन सा होगा, तो अभी ये ऑर्थो पोजीशन पर है, ऐसे इसको मैं किस पे लिख दूंगा, मेटा पर, और ऐसे में इसको किस पे लिख दूंगा बेटा, पैरा पर। तो इसके 3 आइसोमर्स हो जाएंगे, ऑर्थो, मेटा एंड पैरा। तो इसके हम 3 आइसोमर्स को ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये इसका सेकेंड आइसोमर्स हो जाएगा मेटा का, और ये इसका थर्ड आइसोमर्स हो जाएगा पैरा का। तो यहाँ से हम इसके 3 आइसोमर्स को ड्रॉ करेंगे, ऑर्थो, मेटा एंड पैरा। और बताइएगा और क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, तो इसके अंदर और पॉसिबिलिटीज की अगर मैं बात करूँ तो मैं इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करता हूँ, CH2, C+O और CH3, इस फॉर्म में भी मैं इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, या क्योंकि यहाँ पर भी इसके अंदर कार्बोनिल ग्रुप है और CH3 फॉर्म है, तो ये यहाँ से भी क्या करेगा, आइडोफॉर्म रिएक्शन को शो कर देगा। तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4, ये 4 आपके कार्बोनिल कंपाउंड अर्थात कीटोन का फॉर्मेशन हुआ है। अब क्या इसमें कोई एल्डिहाइड की भी पॉसिबिलिटीज है, अब यहाँ पर कोई भी एल्डिहाइड की पॉसिबिलिटीज नहीं है। क्यों, क्योंकि अगर हम यहाँ पर कोई भी एल्डिहाइड बनाएंगे तो वो एल्डिहाइड या तो होगा इस फॉर्म में, जिसके अंदर क्या होगा, आइडोफॉर्म रिएक्शन नहीं होगा, या फिर वो एल्डिहाइड डायरेक्ट रिंग के साथ अटैच होगा तो इस फॉर्म में होगा, उसके अंदर भी हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं होगा। तो अगर हम यहाँ पर एल्डिहाइड बनाते हैं तो उस एल्डिहाइड के अंदर हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं होता, इसलिए इसमें एल्डिहाइड का कोई भी आइसोमर्स का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 1, 2, 3, 4, टोटल 4 आइसोमर्स का आंसर, 4 आइसोमर्स का फॉर्मेशन होगा, तो इसका आंसर होगा 4.00। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, द सम ऑफ नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड फॉर्मेड बिटवीन 2 कार्बन एटम इन CaCO2R, अर्थात ये कैल्शियम कार्बाइड गिवन आपको। इस कैल्शियम कार्बाइड का हम डिसोसिएट करेंगे तो Ca+2 और प्लस में C2-2 बनेगा। आपको बताना है इसके अंदर जो कार्बन कार्बन है इसके बीच में कितने सिग्मा और पाई बॉन्ड है। तो कार्बाइड का स्ट्रक्चर होता है इस तरह से बेटा, तो आप देखो इसके अंदर 2 सिग्मा और 1 पाई है, तो बताओ इसका सम कितना हो जाएगा, 3.00।
क्योंकि उसने पूछा है कि नंबर ऑफ, सम पूछा है टोटल, तो टोटल कितना हो जाएगा 1 2 3, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 3। अब आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, हाउ मेनी ऑप्टिकली एक्टिव स्टीरियो आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर ब्यूटेन 2,3 डाइओल। आपको ब्यूटेन 2,3 डाइओल है, इसमें बताना है कि इसके कितने ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स का फॉर्मेशन होगा। तो देखिएगा सबसे पहले तो हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। तो ये हो गया आपका 2,3 डाइओल, ये 2 पे डाइओल, ये 3 पे डाइओल। बट देखिएगा बेटा इसमें सिमेट्रिकल प्लेन है, अर्थात इसमें पोस है। अगर इसमें पोस है तो यहाँ पर 2 की पावर n वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। अगर हम यहाँ 2 की पावर n वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो इसमें 2 क्रेज सेंटर है, तो इसके 4 आइसोमर्स का फॉर्मेशन होना चाहिए था। बट बेटा इसमें 4 आइसोमर्स का फॉर्मेशन नहीं होगा, क्योंकि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इसलिए यहाँ पर 3 आइसोमर्स का फॉर्मेशन होगा। तो इसके मैं आइसोमर्स ड्रॉ कर रहा हूँ, और उसमें से भी आपको ये बताना है कि ऑप्टिकली एक्टिव कितने हैं। तो देखिएगा इसका फर्स्ट आइसोमर्स कौन सा होगा। तो इसका मैंने सबसे फर्स्ट आइसोमर्स ये ड्रॉ किया है। तो ये फर्स्ट आइसोमर्स ड्रॉ किया है, जिसमें बोथ OH को हम सेम साइड ले रहे हैं। अब एक इसमें हम इसका मिरर इमेज बना रहे हैं, जिसमें OH की पोजीशन को हम चेंज कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पर ये OH की पोजीशन को चेंज कर दिया। इसके बाद में नेक्स्ट जो बना रहा हूँ उसमें OH को हम अपोजिट साइड में रखते हैं। तो ये मैंने इसको OH को अपोजिट साइड में रख दिया, एक आइसोमर से बना दिया। और एक इसका मिरर इमेज बना देता हूँ। तो एक मैंने इसका ये मिरर इमेज फॉर्म बना दिया, ये इसका मिरर इमेज हो गया। अब आप देखो कि यहाँ पर मैंने टोटल 4 आइसोमर्स का फॉर्मेशन किया है। अगर इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होता, मैंने कहा था अगर इसमें पोस प्रेजेंट है, अगर इसमें पोस नहीं होता, इफ पोस एब्सेंट, अगर इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होता, 2 की पावर n फॉर्मूला अप्लाई होता, और 2 की पावर अगर n फॉर्मूला अप्लाई होता तो यहाँ पर टोटल कितने आइसोमर्स का फॉर्मेशन होता है 4 आइसोमर्स का। बट आपको पता है इफ पोस प्रेजेंट, अगर यहाँ पर पोस प्रेजेंट है, तो पोस प्रेजेंट है तो ऐसी स्थिति पर यहाँ पर 4 नहीं 3 आइसोमर्स का फॉर्मेशन होगा। तो अब आप जरा देखो ये इन दोनों आइसोमर्स के अंदर यहाँ पर भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है, यहाँ पर भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तो ये इसका हाफ पार्ट एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होगा और इसका हाफ पार्ट क्लॉकवाइज रोटेट होगा। ऐसे इसमें हाफ पार्ट एंटी क्लॉकवाइज और इसमें हाफ पार्ट क्लॉकवाइज होगा, और ये दोनों एक दूसरे के सुपर इम्बोज होंगे। तो यहाँ पर जो भी आपकी मिरर इमेज है वो सुपर इम्बोजिएबल मिरर इमेज है, और इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, इसलिए ऐसे कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं मीजो कंपाउंड। तो ये मीजो कंपाउंड है, और ये 2 डिफरेंट कंपाउंड नहीं है बेटा, एक ही कंपाउंड है। तो इसका मतलब ये दोनों आइसोमर्स डिफरेंट नहीं, ओनली 1 आइसोमर्स है। उसके बाद में ये आपका सेकेंड आइसोमर्स है और ये आपका थर्ड आइसोमर्स है। तो इसका मतलब ब्यूटेन 2,3 डाइओल के 3 आइसोमर्स होंगे, ये फर्स्ट, ये सेकेंड और ये 3। अब आप देखो सेकेंड और 3 के बीच में अगर मैं यहाँ मिरर रखता हूँ, तो मिरर रखने के बाद में हम देखते हैं इन दोनों को, तो क्या बोलेंगे बोथ आर मिरर इमेज। ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज है, और मिरर इमेज होने के साथ साथ नॉन सुपर इम्बोजिएबल भी है, अर्थात ये एक दूसरे को सुपर इम्बोज भी नहीं करते। अगर ये एक दूसरे को सुपर इम्बोज नहीं करते तो इसको हम क्या बोलेंगे पेयर ऑफ एनियोमर्स, अर्थात ये पेयर ऑफ एनियोमर्स का पार्ट है। आप देखिएगा ये बोथ दोनों एनियोमर्स है, और एनियोमर्स होने के साथ साथ में दोनों इंडिविजुअली क्या है ऑप्टिकली एक्टिव भी है, अर्थात ये पीपीएल को रोटेट करते हैं। बट यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री है, और प्लेन ऑफ सिमेट्री होने की वजह से ये कंपाउंड आपका ऑप्टिकली एक्टिव नहीं, ऑप्टिकली क्या होता है इनएक्टिव होता है। तो मीजो कंपाउंड जो होते हैं वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, जबकि एनियोमर्स जो होते हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो हमारा क्वेश्चन था हाउ मेनी ऑप्टिकली एक्टिव स्टीरियो आइसोमर्स आर पॉसिबल। उसने ऑप्टिकली एक्टिव पूछे थे। अगर वो आपसे पूछता कि बताओ इसमें कितने ऑप्टिकल आइसोमर्स होंगे, तो अगर मैं ऑप्टिकल आइसोमर्स की बात करूं तो यहाँ पर टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स 4 होंगे। बट उसने ये नहीं पूछा, उसने पूछा है कि यहाँ पर ऑप्टिकली एक्टिव कितने होंगे। तो ऑप्टिकली एक्टिव यहाँ पर ओनली 2 होंगे, क्योंकि मीजो कंपाउंड ऑप्टिकली आइसोमेरिज्म तो शो करता है बट वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होता, क्योंकि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है, और प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होने की वजह से उसके 2 इक्वल हाफ होते हैं, और 2 इक्वल हाफ होने की वजह से वो पीपीएल को क्या नहीं कर पाता रोटेट नहीं कर पाता।
तो बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 2.00। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। इसी के साथ बेटा ये NTA IIT JEE मेंस पेपर नंबर 11 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करो ताकि आपको न्यू नोटिफिकेशन मिलता रहे।